हवा लगभग 80 से 100 किलोमीटर पर आवर्स की थी और टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो उस ब्लिजर्ड में फंसने के कारण पूरी दिन हम फंसे रहे, हमारी रोप्स गायब हो गई, हमें पता नहीं चला। इससे इट वाज ए कंप्लीट वाइट आउट कंडीशन, को काफ़ी नुकसान हो चुका था। हम पूरे बर्फ़ से जल चुके थे, पूरा चेहरा, शरीर, हाथ पाँव सब बर्फ़ के कारण फूल गए थे। हाथों की उंगलियां नहीं बच सकी और ये जो मेरे हाथों की उंगलियां हैं इनको एम्प्यूटेड होना पड़ा। कहीं ना कहीं अगर हम सेफ हैं, अगर हम सुरक्षित अपने घर में सो रहे हैं, जब अपने शहर में घूम रहे हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी ही है। सोल्जर ऑलवेज वियर द वुंड्स एज ए रिबन ऑन हिज चेस्ट। यू शुड नेवर बी अशेम्ड ऑफ योर वुंड्स। कि रियल वॉर होती क्या है बेसिकली? आपने तो वॉर लड़ी भी है। मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे 4 भाई हम हैं, चारों आर्मी में ऑफिसर रिटायर हुए, कर्नल। मेरा भतीजा वो आजकल ब्रिगेडियर है और उसका बेटा, वो सब हम आर्मी में हैं। 5 पीढ़ियाँ जो हैं हमने देश को दी हैं, देश की सेवाएं हम कर रहे हैं। कभी कभी पाकिस्तान हमें धमकियां देता है कि हम न्यूक्लियस अटैक कर देंगे, हम परमाणु हथियार अटैक कर देंगे। कि हम दोनों इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियरली आर्म्ड कंट्रीज़ हैं और इसलिए हमारी दोनों तरफ की लीडरशिप पे ये जिम्मेवारी बनती है कि वो कभी भी ऐसी युद्ध को स्थिति पे ना ले जाएं कि जहाँ पे इसका प्रयोग हो। यूएसएसआर और यूक्रेन की वार पिछले 3 सालों से चल रही है, हजारों लोग मर चुके हैं। उसी तरीके से गाजा में इजराइल और हमस के बीच में युद्ध हो रहा है, हजारों लोग मर चुके हैं, पर कोई इसके बारे में ज़्यादा चिंतित है ही नहीं। ह्यूमैनिटी जो है वो एक किस्म से सुन्न हो चुकी है दूसरों के दुखों से। यू ओनली फील व्हेन इट पिंचेस यू। आई थिंक ह्यूमैनिटी इज द मोस्ट पावरफुल रेदर देन एवरीथिंग ना। यस, व्हाई नॉट? बिकॉज भगवान ने तो ये नहीं चाहा ना कि हम आपस में लड़ें, कभी भी नहीं। भगवान ने तो इंसान को इंसान बनाया, ये तो हमने किसी को हिंदू किसी को मुसलमान बनाया। एक अच्छा पार्टनर में क्या गुण होते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा ये चीज़ कोई नहीं इमोशनली समझ पाएगा कि एक अच्छा पार्टनर बहुत बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। एक आर्मी ऑफिसर इतना रोमांटिक हो सकता है, वो भी इस स्टेज में आके, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे आज हम आपको मिलाएंगे कर्नल वीरेंद्र शर्मा जी से, वीके शर्मा जी से, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी उंगलें, अपनी फिंगर्स तक को गंवा दिया। उनसे जानेंगे उनका सफ़र, उनकी मोटिवेशन। उन्होंने फिंगर्स गंवाने के बाद भी उन्होंने कर्नल रैंक तक वो रिटायर्ड हुए। उन्होंने कैसे कैसे अपने देश के लिए काम किया, कैसे आर्मी में रहे, वो सब कुछ आज हम इनसे जानेंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल वीरेंद्र, पहले तो मुझे थैंक यू करना है कि आपने अपने टाइम में से टाइम मुझे दिया, अपना टाइम दिया आज पॉडकास्ट विद शालू के लिए। आई एम इक्वली प्लीज्ड टू बी हियर विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। पहले तो मुझे यही जानना है, पहला सवाल, जब आपको देखा, आपको मिले, तो आपने देश के लिए, है ना, देश की आर्मी में एज अ कर्नल आपने जॉब की, और जब आप एज अ कैप्टन थे तब आपने आपकी फिंगर्स के साथ कुछ हादसा हुआ जिसके कारण आपको अपनी उंगलें नहीं रही। पहले मुझे एपिसोड शुरू करते ही ये जानना है कि ये हादसा क्या था। आपकी क्यूरियोसिटी बहुत जायज़ है शालू। मैं जब कैप्टन था और लद्दाख स्काउट में सेवारत था, तो हमारे सेना को एक बहुत बड़ा टास्क मिला, एक बड़ा हाई रिस्क मिशन पेट्रोल था। हाँ जी। जो कि हिमालय की काराकोरम रेंजेस पे हमें जाकर, जिससे कि बाद में सियाचिन की शुरुआत हुई, उस पूरे इलाके को रैकी करके और उसके बारे में, पूरे टेरेन के बारे में, कई और दूसरी बातों के बारे में जानकारी हासिल करनी थी। तो इस हाई रिस्क पेट्रोल के लिए मेरा चुनाव हुआ और मैं बड़ी खुशी से इस पे गया और वहाँ पे हम 1.5-2 महीने रहे। और उन दिनों पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी और हमारे जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो लगभग
18 से 19,000 फीट की ऊपर की ऊंचाई पे था। फिर ताकि पाकिस्तान और चीन को कोई ऐसी खबर ना मिले कि हम इस इलाके की रैकी कर रहे हैं, उन्होंने एक एक्सपीडिशन का भी रूप धारण किया और हमें कहा गया कि ससर कांगली पीक को आपने क्लाइंब करना है। तो समिट कैंप से आते वक्त मेरी टीम में, जिसका लीडर मैं था, मेरे साथ एक और ऑफिसर और 10 दूसरे जवान थे, वो हम किसी बर्फ़ के बहुत बड़े तूफ़ान में फंस गए। आपको अंदाज़ा लगाने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हवा लगभग 80 से 100 किलोमीटर पर आवर्स की थी और टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो उस ब्लिजर्ड में फंसने के कारण पूरी दिन हम फंसे रहे, हमारी रोप्स गायब हो गई, हमें पता नहीं चला। इससे इट वाज ए कंप्लीट वाइट आउट कंडीशन, बट वी केप्ट आवर स्पिरिट हाई एंड समहाउ वी मैनेज टू कम टू द लोअर कैंप आफ्टर ए डे और सो। लेकिन तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका था बॉडी को, पूरे मेरे टीम के साथी को काफ़ी नुकसान हो चुका था। हम पूरे बर्फ़ से जल चुके थे, पूरा चेहरा, शरीर, हाथ पाँव सब बर्फ़ के कारण फूल गए थे। आपको शायद लोगों को पता नहीं होगा कि बर्फ़ से जलना और आग से जलना एक बराबर होता है। वैसे ही फफोले पड़ते हैं, वैसे ही खून रुक जाता है आगे की आगे जो नसें होती हैं उन पे, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड की, और वो फिर धीरे धीरे काली पड़ जाती हैं उसमें। तो हमको फिर 2-3 दिन के बाद जब हमें इवैक्यूएट किया गया मिलिट्री हॉस्पिटल ले में, तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। फिर उसके बाद तो प्रक्रिया शुरू हुई, ले चंडीगढ़ टू दिल्ली, दिल्ली टू बेंगलोर, और ट्रीटमेंट होता गया। डॉक्टरों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ मेरा बचा लिया, लेकिन हाथों की उंगलियां नहीं बच सकी। और ये जो मेरे हाथों की उंगलियां हैं, इनको एम्प्यूटेड होना पड़ा। और उसके बाद मेरे दूसरे दोस्त, मेरा दूसरा ऑफिसर था, उसका भी लगभग मुझसे 5% ज़्यादा ही नुकसान हुआ, और जवानों का भी हुआ थोड़ा बहुत, सबका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। बॉडी पार्ट में नुकसान बॉडी पार्ट्स, उंगलियां गई, किसी के नाक का हिस्सा चला गया, किसी के ईयर लोब चले गए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत नुकसान सभी का हुआ, लेकिन हम भगवान के बहुत शुक्रमंद थे कि हम जीवित रहे, और फिर हमने अपनी नई ज़िंदगी फिर से शुरू की। सर, अब मुझे ये जानना है कि उस टाइम आपकी एज क्या रही होगी? मैं उस वक्त 28 वर्ष का था, और मेरी सर्विस लगभग 6 साल की थी। तो उस टाइम आप शादीशुदा थे? नहीं, आई वॉज ए बैचलर, अनमैरिड, और बट मेरी सगाई उसी साल हुई थी। हाई रिस्क पेट्रोल में जाने से पहले मैं छुट्टियों में गया था, और मैं अपनी सगाई करके आया था, और उसको वायदा करके आया था अपनी फियांसी को कि इस मिशन के बाद मैं शादी करूँगा। बीच में ये घट गया। तो सर, जब आपके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो आपकी फियांसी या फिर आपके इन-लॉज का क्या रिएक्शन था? जैसे कि अमूमन होता है, लोगों में बड़ी चिंता हुई। मेरे माँ बाप में, मेरी फियांसी के माँ बाप को ये चिंता रही कि उसका आगे का कैरियर क्या होगा, क्या उसे आर्मी से निकाल दिया जाएगा। हम बड़े मध्यम वर्ग के लोग थे, कैसे होगा करके सब हम चिंता में रहे। मुझे मालूम है कि मेरी वाइफ प्रभा शर्मा भी बहुत चिंता में रही होगी। उस पर बहुत दबाव पड़ा लोगों का, उनके रिश्तेदारों का, अपने उनके सगे संबंधियों का, मे भी दोस्तों का भी प्रभाव पड़ा होगा उस पर कि वो इस रिश्ते से निकल जाए। क्योंकि ऐसे आदमी के साथ जिसका हाथों की उंगलियां जा चुकी हैं और जिसका भविष्य अभी तक निश्चित नहीं है, तो क्यों की जाए। वो खुद अपने आप एक बड़े अच्छे परिवार से थी। आपको जानकर खुशी होगी कि उनका एक भाई नव कुमार खंडूरी आज पिछले साल ही आर्मी कमांडर रिटायर हुआ है। तो इतने अच्छे परिवार से होने के कारण उन पर ज़रूर दबाव रहा होगा, मानसिक दबाव, लेकिन शायद हम लोगों में वो प्यार पैदा हो चुका था जिसकी वजह से वो हमेशा मेरे साथ रही। और उसने वो आपकी पत्नी है क्या? हाँ, वो मेरी शादी हुई उसके बाद, उसके 1 साल के बाद। तो जैसे शादी हुई तो मैंने एक कहीं सुना था कि आपकी शादी वाले दिन आपको लोग दूर दूर से देखने आए थे। वो क्यों देखने आए थे? वो क्या किस्सा था सर? कि सबके मन में ये उत्सुकता थी कि वो आदमी, वो लड़का जो इतना सबल और सही था,
उसके बाद एक्सीडेंट के बाद वो कैसा हो गया, सुनने में आया होगा उनको कि उसके हाथों की उंगलियां गई, कई लोगों ने और कोई आइडिया लगाया होगा कि हाथ चले गए या कुछ। तो ये उत्सुकता उनको ले आई, क्योंकि उनका मेरी होने वाली वाइफ का परिवार भी काफ़ी वहाँ पे मशहूर था। तो ये सब देखने के लिए कि उस बेटी के साथ, गांव की बेटी के साथ क्या भविष्य है उसका, सब मुझे उसको देखने के लिए चले आए। और इतनी भीड़ थी कि मानो एक मेला लगा हुआ हो। तो कभी आप जैसे आपने अपनी उंगलियां खोई है ना, अपनी सारी की सारी 10 फिंगरें खो दी, तो इमोशनल होते हो आप? नहीं, शुरू में था कि थोड़ा। और हमें अपने जो डॉक्टर्स थे, मेंटोर, मुझे याद आता है मेरे डॉक्टर थे ब्रिगेडियर कटवालिया। उन्होंने एक दिन मुझे और मेरे साथी को ग्लव्स पहनकर घूमते हुए देखा हॉस्पिटल में ही। तो उन्होंने मुझे और उसको भी, दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि आपने ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं। हमने कहा सर हमें अच्छा नहीं लगता दिखाना अपने घाव, और हमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है। तो वो बड़े गुस्से हुए। उन्होंने कहा देखो, सोल्जर ऑलवेज वियर द वुंड्स एज ए रिबन ऑन हिज चेस्ट, यू शुड नेवर बी ashamed of your wounds. Please take off your gloves. And he burnt it there right in front of us. And he said that if I find you wearing the gloves, now on, you had it. तो वो दिन था। और आज का दिन मैंने कभी ग्लव्स नहीं पहना, सिर्फ वो शादी के दिन पहना था। पर वो भी जब मैंने उतारा संदूर डालने के लिए, तो पूरी आसपास के जितने भी लोग थे वो एक किस्म से स्टैम्पेड सा हो गया वो मेरे उंगलियों को देखने के लिए। तो सर, जैसे कि आपने आर्मी में बताया कि ऐसे ऐसे करके, तो आपने इतने ज़्यादा ठंडे एरिया में काम किया है, वो क्या होता है ठंड में काम करना? मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में काम करना होता क्या है? ऐसा है, हमारी बहुत सी सेना जो है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में, लेह लद्दाख सियाचिन इन इलाकों में तैनात है। वहाँ हर बार, हर समय, हर क्षण बहुत ठंडे टेम्परेचर में उन्हें काम करना पड़ता है। कई बार टेम्परेचर जो है वो -20, -30 डिग्री। तो अभी तो काफ़ी सुविधाएं पैदा हो गई हैं, सरकार ने काफ़ी अरेंजमेंट्स हुए हैं, लेकिन फिर भी कुदरत से कौन लड़ सकता है। तो बड़े कठिन और इन दुर्गम स्थानों में और इन बड़ी कठिन हालतों में जवानों को काम करना, तैनाती पे रहना और चौकसी रखना एक बड़ा ही मुश्किल काम है, जिसे वो बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सोल्जर्स। सीरियसली मैं भी बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम सेफ़ हैं, अगर हम सुरक्षित अपने घर में सो रहे हैं, जब अपने शहर में घूम रहे हैं, उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन आर्मी ही है ना। जब ना इंडियन आर्मी की बात आती है तो अंदर से देश इमोशनली तो जुड़ जाता है, पर प्रैक्टिकली नहीं जुड़ पाता। ये कितना सच है? क्योंकि जब तक जिस बात का अनुभव आपने खुद ना किया हो, यह उन्हीं को मालूम है जो तो या तो सैनिक परिवार से आते हैं या जिन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी लड़ाई या युद्ध में खोया होता है। वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक किसी का अपने प्राण की आहुति देना, हाउ what great sacrifice it is. Rest of the public is also quite concerned about it, but still they do not feel the agonies, the sufferings which a soldier's family which remains behind has to go through. यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे भी लगता है कि जब तक हम उस कंडीशन या उस सिचुएशन में ना हो, तब तक हम किसी को समझ नहीं पाएंगे, है ना? आर्मी किसी की बॉडी के पार्ट जाने के बाद भी उसको एक्सेप्ट करती है आर्मी में किसी भी जवान का जब एक्टिव ड्यूटी पे कोई एक्सीडेंट होता है और उसका शरीर का कोई अंग नुकसान करता है, तो उसके बाद उसकी यूटिलिटी देखी जाती है कि वो किस तरह से काम कर पाता है। कई बार उसे सॉफ्ट ड्यूटीज़ पे रख दिया जाता है, पीस स्टेशन में पोस्टेड रहता है वो, और या फिर उसको जिस किस्म का काम वो कर पाता है, नहीं तो उसे फिर मेडिकली बोर्ड आउट कर दिया जाता है। मेरा दूसरा ऑफिसर मेडिकली बोर्ड आउट हो गया क्योंकि उसके पास दूसरे एवेन्यूज़ थे लाइफ में। मेरे पास कोई ऐसा बड़ा एवेन्यू नहीं था, और मेरे पिताजी की भी मुझे यही सलाह रही और मेरे फादर इन लॉ की भी कि मैं किसी तरीके से अपने को आर्मी में ही रखूं। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट किया, हिम्मत करता गया। कहते हैं ना, हिम्मत इंसान मदद खुदा। तो उसी तरीके से फिर मैंने सब काम वही जो एक सामान्य व्यक्ति करता है
वो करना शुरू कर दिया। मैं आई कुड फायर, आई कुड डू ऑल ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, आई कुड रीड एंड राइट वेरी वेल। मेरी आज आप हैंड राइटिंग देखेंगे तो शायद आपकी हैंड राइटिंग भी उतनी अच्छी ना हो जितनी मेरी है। ओह, मतलब अभी भी आप राइट कर पाते हो? Oh yes, I write very well. I do all sorts of work. Many friends of mine and many colleagues of mine, they do not get to know that I have this deficiency. ओह, उन्हें कई महीनों तक पता नहीं चलता, वो जब तक मैं उनको कस के उनसे हाथ ना मिलाऊं या किसी वजह से उनको हाथ देखने का मौका मिले तब दूसरी बात है, वरना मुझे कोई भी देख के। इस चीज़ के ऊपर ना मेरे को ये लगता है कि आपको ये भी बताना चाहिए ऑडियंस को, मेरे को। हम छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, है ना, हम इंसान हैं। मतलब अपने आप को बहुत गिरा लेते हैं कि इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाते हैं बहुत कुछ। पर आपने अपनी फिंगर्स खोने के बाद भी आज आप नॉर्मली काम कर रहे हो, इवन कि आपने कैप्टन से कर्नल तक का सफ़र भी तय किया, है ना, प्रमोशंस भी ली खूब सारी। तो उस चीज़ के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताओ कि डेफिशिएंसी होना एक कुदरती बात है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, पर आपकी मॉरली मतलब आपको स्ट्रांग होना वो कैसे होता है? हमारे कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। हमारे सीनियर ऑफिसर जनरल ओबराय, एक दो नाम और हैं जिनको भूल रहा हूँ मैं, जिनकी टांगे नहीं हैं, वो जनरल रैंक तक आगे गए। और एक ऐसे और कई ऐसे, तो उनसे हमें काफ़ी सीखने को मिला। उनके जब एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए, मुझसे कहीं ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है और वो भी सब स्थिति से उभरे हैं। तो वैसे मैंने कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, आप मुझे ज़्यादा ही वो। नहीं सर, ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, पर मुझे लगता है ना कि लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। हम छोटी सी चीज़ से घबरा जाते हैं, बिल्कुल छोटी सी चीज़ों से, पर आपने इतना कुछ सहकर भी अपने आप को उस रैंक तक लेकर गए, उस मतलब उससे भी ज़्यादा ऊपर कि आपने अपनी मॉरल वैल्यू और स्ट्रेंथ नहीं छोड़ी कभी भी। हाँ, उसमें मैं तो ये कहता हूँ कुछ मनोबल अपना ठीक रहा। फिर प्रभा मेरी पत्नी का हमेशा साथ रहा, उसके मुंह पे आज तक मैंने एक शिकन नहीं देखी कि मेरे डेफिशिएंसी या मेरी जो भी एम्पुटेशन की वजह से उसका कहीं सम्मान ना हुआ हो या उसे कहीं झेपना पड़ा हो, आज तक नहीं। वो मेरी सबसे बड़ी ताकत रही। और सबसे ज़्यादा जो है मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और ऊपर भगवान की कृपा मुझ पर रही। बहुत अच्छी बात सर। अब ना पार्टनर के ऊपर बात करते हैं, है ना। एक अच्छा पार्टनर में क्या गुण होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा ये चीज़ कोई नहीं इमोशनली समझ पाएगा कि एक अच्छा पार्टनर बहुत बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। आजकल एक अच्छे पार्टनर का या आपको एक अच्छे हस्बैंड बनने का या उनको एक अच्छी पत्नी बनने का बड़ा मुश्किल। आजकल तो हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से विचार अलग रखते हैं और लड़ने झगड़ने लगते हैं, लेकिन जब मुश्किलातें पड़ती हैं तो आजकल भारतीय समाज में अभी तक भी ऐसा तो है कि पति पत्नी सब मिलकर जो है न्याय के खिलाफ या किसी आपदा के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन अधिकतर आजकल की आधुनिकता में लोगों में ये टॉलरेंस काफ़ी कम हो गई है। हाँ, बहुत फर्क हो गया। लेकिन मैं सभी लोगों को ये कहूँगा जो यंग कपल्स, दोज हु आर गेटिंग इनटू द मैट्रिमोनियल लाइफ या जो अभी गुजर रहे हैं, वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि एक दूसरे को समझकर एक दूसरे की ताकत बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि उसे कम करने की। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा सर। मुझे भी लगता है कि एक अच्छा पार्टनर मिलना एक तो गुड लक होता है ना, कि आपकी किस्मत है कि आपकी लॉटरी। मैं तो हमेशा कहती हूँ मेरी भी लॉटरी खुली हुई है सर। मेरे पार्टनर भी बहुत बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि ये तो लाइफ का सबसे बड़ी लॉटरी खुलना है, अगर आपको समझने वाला, प्यार करने वाला, आपकी रिस्पेक्ट करने वाला पार्टनर मिल जाता है। आप भी इतना सब कुछ कर रही हैं ज़रा लीग से हटकर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके हस्बैंड राकेश गुप्ता जी की आपको बहुत सपोर्ट रहती होगी, बहुत। शायद ये संभव हो पाता है। मैं कुछ भी हूँ, कुछ भी, वो उनके कारण है। वो हर कदम पे मेरे बारे में सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ उनके बारे में, पर मैंने आज तक कभी हस्बैंड्स को ऐसे सोचते नहीं देखा सोसाइटी और समाज में जैसे वो हैं। चलो, अब ये इमोशनल बातों से ज़्यादा हम आर्मी की बातें करते हैं सर। क्योंकि ये इमोशनल बातें तो हमारी बहुत डीप जा सकती हैं, है ना। तो आर्मी की जब बात आती है ना,
तो आई एम प्राउड कि मैं इंडियन हूँ। और सबसे बड़ा प्राउड है कि मुझे लगता है इंडियन आर्मी के पास उतनी तकनीक की जानकारी या फिर उतना एडवांस चीज़ें नहीं होंगी, पर जो उनमें जज्बा है, जो बहादुरी है, जो सब कुछ करने की हिम्मत है, वो मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में किसी आर्मी में होगी। इसमें मेरी सोच में कितनी सच्चाई है। आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी डिफेंस फोर्सेस हमारे संसार की 5 बड़ी आर्मीज में से एक है। ओह, हमारी संख्या, हमारी आर्मी की लगभग 14 लाख, एयरफोर्स की 1.4 लाख और ओके लगभग 70 to 80,000 आर नेवल पर्सनल्स। ओके। इसके अलावा बाकी कई दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। सब मिला जुला के काफ़ी बड़ी संख्या जो है वो हमारी डिफेंस फोर्सेस की है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा अंग इन्फेंट्री का है। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इन्फेंट्री मैन। आई बिलोंग टू इन्फेंट्री। माई रेजिमेंट इज़ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। ओके। और आज कल जो थल सेनाध्यक्ष चीफ हाँ ऑफ जी। आर्मी स्टाफ हैं वो भी जैक रिफ के हैं। ओह, सर जब तो- थल सेना की बात आती है, आप थल सेना में ही आपने एज अ कर्नल रिटायर्ड हुए है ना। मुझे पहले जानना है कि मुझे पर्टिकुलर ये जानना है कि थल सेना के बेसिकली काम क्या क्या होते हैं। देखिए, पूरी आर्मी हम्म। या कहीं की भी कोई सैनिक शक्ति है वो एक टीम वर्क के मुताबिक काम करती है। आपको पता होगा कि हर एक प्रोफेशन में कोई ना कोई योग्यता चाहिए होती है हाँ जी। सफल होने की। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको काफ़ी मेडिकल नॉलेज होना चाहिए और आपके दिल में दया होनी चाहिए रोगियों की सेवा करने की। हाँ जी। और अगर आप टीचर हैं तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का और उसे कम्युनिकेट को सिखाने का अच्छी भाषा आपके पास होनी चाहिए। तो हर एक प्रोफेशन में कोई ना कोई स्किल की ज़रूरत होती है। हमारे आर्मी में या डिफेंस फोर्सेस में सबसे बड़ा गुण जो है वो टीम वर्क का है। हाँ जी। हम सब मिलकर काम करते हैं और आत्मविश्वास से करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। और उसमें आर्मी ऑफिसर्स का सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हैज़ टू लीड बाय फ्रंट। हिज कंडक्ट, हिज कैरेक्टर शुड बी विदाउट एनी ब्लेमिश। वो बहुत इंटेग्रिटी और कंपैशनेट आदमी होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे काम करके हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आर्मी में जाते हैं तो हमें कम से लगभग 30 आदमियों की देखभाल करने का या कमांड करने का मौका मिलता है। फिर वो बढ़कर फिर कंपनी से फिर बटालियन से फिर ब्रिगेड। इस तरह से जैसे हम चढ़ते जाते हैं सीढ़ियाँ, हमारा दायरा बड़ा होता जाता है। लेकिन वो जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं डिसिप्लिन की, पंक्चुअलिटी की, एक दूसरे को समझने की, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की और दूसरों के प्रति सद्भाव रखने की, एक ब्रॉडर आउटलुक, सेकुलर आउटलुक, ये आर्मी में जो पैदा हो जाता है वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी भर रहता है। जब हम आर्मी की बात कर रहे हैं ना, तो एक आर्मी ऑफिसर एक सिविलियन, एक आम व्यक्ति से, है ना, एक आर्मी ऑफिसर एक आम व्यक्ति से कैसे अलग होता है, ये बताइए मुझे आज। देखिए, सबसे पहले उसमें और आम व्यक्ति में कोई फ़र्क नहीं है। ये तो सिर्फ काम करते हुए जो उससे डिमांड की जाती है, आर्मी ऑफिसर या सैनिक से यही डिमांड की जाती है। हमेशा पूरा देश उनकी तरफ देख रहा होता है कि समय आने पर और शांति काल में भी वो किस तरह से हमारे सीमा की रक्षाओं की रक्षा करते हैं, किस तरह से हम ड्यूटी निभाते हैं। हम अपने ड्यूटी निभाने में कभी भी कोई चूक नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरफ का दुश्मन हमेशा मुस्तैद रहता है कि वो हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाए। तो अगर हम अपनी सीमा पे सेंट्री के रूप में तैनात हैं तो कम वट वे वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज़ विद फुल कमिटमेंट। और फिर उस तरह से अपने आप को फिट रखना, अपने आप को पूरे टीम वर्क में रहना। हमारे आर्मी का सबसे बड़ा जो स्लोगन है वो है नाम, नमक और निशान। हाँ, हम इसके अपने बारे में भी रेजिमेंट बात के करेंगे लिए, हम अपने पलटन के, अपनी बटालियन के नाम के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। यही बात है कि जो, जैसे मैं आपको कह रहा था कि जो इन्फेंट्री है हमारी, लगभग वी हैव 27 रेजिमेंट्स, लाइक गोरखा, डोगरास, पंजाब, सिख, जैक राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स, महार रेजिमेंट, इस तरह से 27 रेजिमेंट्स हैं। और हर एक रेजिमेंट्स में कम से कम 15, 20, 22 बटालियंस हैं।
तो सबसे पहले अपनी वफादारी अपनी बटालियंस के प्रति, फिर अपने फॉर्मेशंस के प्रति और फिर अपने रेजिमेंट्स की तरफ रहती है हमारी। और ये जज्बा हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो बनाए रखते हैं और हमें कोशिश करते हैं कि हम इन जज्बों का पालन करें। धीरे धीरे हमारी खून की रग में शामिल हो जाता है। माई सन विल ऑलवेज से दैट माई फादर वॉज ए जैकरिफ ऑफिसर। तो मुझे लगता है वो फिर अंतर महसूस होता है एक आम व्यक्ति और एक आर्मी ऑफिसर में, एक आर्मी के जवान और एक आम व्यक्ति में बहुत अंतर महसूस होता है जब सोसाइटी में दोनों एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, है ना। क्योंकि उनमें डिसिप्लिन है, कहीं ना कहीं आम व्यक्ति वो डिसिप्लिन नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें बहादुरी है। वो तो मैंने खुद भी देखा, मेरे टावर में आग लगी थी तो एक आर्मी ऑफिसर ही था जो आग में अंदर जाके आगे कूदा, या फिर उसने जान बचाई लोगों की, या फिर उसने उनके डॉक्यूमेंट्स बचाए, कुछ भी। मतलब आर्मी ऑफिसर हमेशा तैयार रहता है, पर कभी ना कभी आम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं ऐसे। ये आपने बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया कि आर्मी ऑफिसर इज मोर कॉन्फिडेंट, ही इज मोर करेजियस एंड ही हैज़ गॉट मोर मेंटल एंड फिजिकल स्टेमिना, he can perform better than other people। पर इस माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा शालू कि समाज भी इस बात को याद रखे कि वो सिर्फ हमें लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान ही ना याद रखे, हमारे पीस टाइम पे भी हमारी मदद करे। और हमारे जो पीछे हमारे परिवारों की जो समस्या है, हमारे अगर गांव से हैं, हमारी फैमिलीज गांव में रहती हैं, उनको कोई समस्या है किसी किस्म की, चाहे वो शिक्षा की हो, हेल्थ की हो, या फिर ज़मीन का कोई झगड़ा हो, या किसी पे उस पर इन लोगों को, या जो अधिकारी हैं सिविल अधिकारी, वो एक अच्छा अगर रुख अपना के रखें आर्मी के प्रति, तो आर्मी का जवान पूरे दिल से दत्त अपने देश की सेवा कर पाएगा। ये बिल्कुल बात सही कही है ना। एक तो जवान है जो वो एक ऐसी कंडीशन, ऐसे टेम्परेचर, पहले तो एक इंडिया का टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा वो डेंजरस है जिसके कारण आपको भी हाथ गंवाने पड़ा, अपनी फिंगर्स को गंवाना पड़ा, है ना। दूसरा, युद्ध की हर टाइम पता नहीं कब से कहाँ से गोली आ जाएगी, कब क्या हो जाएगा, है ना। पर उसके बाद उसको अपनी फैमिली की भी अगर टेंशन रहेगी तो फिर वो कैसे वो करेगा। आपने तो बहुत प्रेशराइज हो जाएगा ना। आपने बिल्कुल ठीक बयान किया कि वो सिपाही सीमा पे खड़ा होकर तभी वो नौकरी अच्छी कर पाता है, अपनी ड्यूटी दे पाता है, जब उसे पता है कि उसकी फैमिली, उसका परिवार पीछे से सुरक्षित है और उनकी देखभाल की जा रही है सरकारी तंत्र द्वारा या समाज के दूसरे लोगों के द्वारा। जब ये बात नहीं होगी तो उसका मन भटकेगा और वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोली है सर आज आपने। ये इस बात के ऊपर ना अक्सर मुझे लोग बोलते हैं कि जब कोई शहीद हो जाता है, मैं स्टेटस नहीं लगा पाती, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ कि मैं जस्ट स्टेटस लगाकर उसको मतलब उसको ग्रैटिट्यूड करूँ, उसका थैंक यू करूँ। मतलब मैं कौन होती हूँ? उसके परिवार ने एक मेंबर खो दिया है जो शायद कभी नहीं वापस आएगा। बच्चों का पिता, पत्नी का पति, माँ बाप का बच्चा, वो नहीं आ पाएगा जो आर्मी है वाला ऑफिसर है। पर फिर भी लोगों को लगता है कि एक स्टेटस डालने से सिर्फ 10 दिन या 5 दिन तो आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, अगर आप स्टेटस नहीं डाल रहे हो तो आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि बाकी आर्मी ऑफिसर के जाने के बाद भी लोगों को उसकी फैमिली का, उसके परिवार की देखभाल करनी चाहिए? आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि एक सैनिक होने के नाते जो सेवाएं मैंने दी हैं और मैं अपने देश के प्रति पूरा समर्पित रहा, मैं अब ये समझता हूँ कि हमें किसी भी तरीके से युद्ध का वातावरण तैयार नहीं करना चाहिए और न ही अगर हम पे युद्ध थोपा गया तो उसका जवाब हमें ज़रूर डट कर देना है, जैसे अभी हमने हाल में किया। लेकिन इसका उन्माद बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि उस तरफ का सिपाही भी, उस तरफ के जो सैनिक हैं उनके भी परिवार है और इस तरफ भी हमारा पूरा परिवार है और इस सब का फ़ायदा जो है, मुझे इस कहने में कोई कोताही नहीं कि इन सब का फ़ायदा जो है आज राजनीतिक लोग उठाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। भलाई और देश की प्रगति, दोनों तरफ के पे प्रगति। अदरवाइज आप देखिए ना, हमारे देश की कितनी बड़ी सीमा है, हमारे 6 नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ सीमाएं हैं, चाहे वो
चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। उसके साथ साथ फिर नीचे श्रीलंका और मालदीव्स है। इन सब की सुरक्षा रक्षा करने में काफ़ी खर्च आता है और खुद हम इस बात से हमें निश्चय होना चाहिए कि अगर हमारे देश में प्रगति है और हम एक प्रगतिशील देश हैं तो हम ये खर्चा उठा पाएंगे, लेकिन अपना खर्चा युद्ध के हथियारों को खरीद कर दूसरों पे अपना रोब जमा कर अपने से नीचे वालों पर, तो और उस तरह से वो विवाद बढ़ता ही है, कम नहीं होता। विवाद को शांति के द्वारा सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। हमारे देश में शायद आज के वक्त इस बात की थोड़ी कमी है कि हम हमेशा हॉकिश एटीट्यूड रखते हैं। ये माना मैंने कि उस तरफ से हमेशा बेईमानी की जाती है। हाँ, वो मैं उसी बात पे आ रही थी। आपने तो सब कुछ देखा है ना, आप एज आर्मी में रहे हो। मुझे आज जानना है एक आर्मी ऑफिसर से, इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने किसी की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना, मतलब पर फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान वाकई है कैसा। अब मैं इसके बारे में तो कोई राय नहीं रखूँगा, लेकिन उस तरफ का सिपाही और इस तरफ का सिपाही दोनों एक साधारण इंसान है। हमसे कई बार पूछा जाता है, मुझसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी कर्नल साहब किस तरह से आप लोगों से अच्छी है या कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है। तो मेरा जो अनुभव रहा है कि सोल्जर्स तो सभी एक जैसे हैं, दोनों वो भी काफ़ी सदे हुए सोल्जर हैं। हाँ, आर्मी कैडर उनका काफ़ी पॉलिटिसाइज्ड है, जो हमारा नहीं है। उनका आर्मी ऑफिसर जो है, ही हैज़ हिज ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, ही इज़ ब्रॉट अप लाइक दैट। और पूरा जो आर्मी कैडर है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में दखलंदाजी और पूरा असर रखता है, जबकि हमारा आर्मी हायरार्की वो नॉन पॉलिटिकल है, ए पॉलिटिकल है और किसी किस्म का उन्हें लगाव नहीं दूसरी चीज़ों पे। उनको सिर्फ अपनी सेवाएं देनी है और अपना फ़र्ज़ निभाना है। तो यही माहौल बनाए रहना चाहिए। किसी तरीके से अगर हमारी आर्मी भी पॉलिटिसाइज्ड हो जाए तो वही हर्ष होगा जो आज पाकिस्तान आर्मी का है। बहुत सही बात बोली सर आपने। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं थोड़ी सी बातें करना चाहूँगी आपसे। आपको पता है कि अभी भी द्वारा फिर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या कहा जा रहा है कि अभी ब्लैकआउट या फिर मॉक ड्रिल्स दी जा रही हैं। मॉक ड्रिल्स या ब्लैकआउट कितना ज़रूरी है सर? पहले तो मुझे ये जानना है आपसे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब कभी ऐसा संकट आएगा या युद्ध दोबारा होगा तो हम अपने जान माल की रक्षा कर सकें, क्योंकि हर वक्त सरकार से ये उम्मीद रखना कि वो हमारी रक्षा के लिए आएगी ठीक नहीं है। इसलिए हमारा हर जो साधारण सामान्य सिविलियंस हैं उनको भी पूरा पता होना चाहिए कि इससे हम कैसे जूझ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इजराइल आर्मी, इजराइल डिफेंस पीपल और सिविलियंस ऑल आर दैट काइंड ऑफ सोल्जर्स। हम भी तो अपनी जगह पे जो सिविलियंस हैं वो भी तो एक किस्म से सैनिक हैं। वो बॉर्डर पे हैं, हम अपने पीछे इलाके में हैं। इसलिए हमें इन सब मॉक ड्रिल्स का या जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं सेल्फ डिफेंस की या सिविल डिफेंस की, वो हमें सीखनी चाहिए ताकि दुश्मन उसका हमारी कमजोरियों का फ़ायदा ना उठा सके और हम खुद अपने आप किसी किस्म की एयर बम्बार्डमेंट के कारण हमारा नुकसान ना हो। और साथ साथ में हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उन सभी बातों पे नज़र रखें जिस पर दुश्मन आँख रखता है। कोई आसपास की ऐसी घटनाएं, कोई स्पाइंग एक्टिविटीज़ या कुछ अनहोनी सी बात जब हो रही हो तो उसकी एकदम से रिपोर्ट करना और बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने अभी वॉर का माहौल हमने सबने देखा है ना, इस जनरेशन ने भी देखा है ना, पर मुझे ये जानना है कि रियल वॉर होती क्या है बेसिकली। आपने तो वॉर लड़ी भी है, आपने तो देखी भी है रियल वॉर होती क्या है आपकी नज़र में? क्या है वॉर? ये जो वॉर, ये तो जब हम उस वी गेट इनटू दैट सिचुएशन, वी इटसेल्फ कम इनटू दैट मोड ऑफ हैविंग दैट पैट्रियोटिक फीलिंग्स, और हमें उस वक्त कोई अपने जान की परवाह नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं कि मेरी फैमिली की ये 5th जनरेशन है आर्मी में,
वाह। हम 5 पीढ़ियाँ दर बाय दर इस पे आई हैं। मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे 4 भाई हम हैं, चारों आर्मी में ऑफिसर रिटायर हुए, कर्नल। मेरा भतीजा वो आजकल ब्रिगेडियर है और उसका बेटा, वो सब हम आर्मी में हैं। 5 पीढ़ियाँ जो हैं उन्हें देश को दी हैं, देश की सेवाएं हम कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ सर, मैंने जो देखा है, रियल समाज की बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी डीप बात है ना, किसी को ठेस पहुँचाने की यहाँ मेरी कोई बात तलब नहीं है आपसे। सिर्फ एक चीज़ है, मुझे ये जानना है कि जो लोग जा रहे हैं वो रेगुलर ही आर्मी में जा रहे हैं, चाहे उसमें से कोई शहीद हो जाता है, चाहे वो जैसे कि आपने, है ना, आपके साथ भी एक हादसा हुआ, पर जो नहीं जा रहे वो कभी जा ही नहीं पाते आर्मी में। वो क्या चीज़ है इंडिया में, मैंने ये चीज़ देखी है, जिन फैमिलीज में से लोग जा रहे हैं वो पीढ़ी दर जा रहे हैं, पर जिन फैमिली में से कभी कोई गया नहीं तो वो आज भी नहीं गया। देखिए, आज का जवान, खासकर जिस इलाके से मैं आता हूँ, हिमाचल, पंजाब के वो जो एरियाज़ हैं जहाँ पे, और पहाड़ी इलाके जैसे गढ़वाल, कुमाऊँ, इस तरह के लोगों के पास अपनी रोज़गार के अवसर काफ़ी कम हैं। और उनके माँ बाप और उनकी पूर्वज लोग हमेशा से आर्मी में रहे हैं, तो वो आर्मी में आना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी एक रिक्रूटमेंट रैली में आप समझिए अनुपात कम से कम 1 और 50 का होता है। हाँ जी। कि अगर 1 वैकेंसीज हैं तो उसके लिए कम से कम 50-100 कैंडिडेट आएंगे। तो काफ़ी टफ कंपटीशन है। आर्मी में भी? आर्मी में जाने के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है। और ये भी सैनिक और ख़ासकर ऑफिसर कैडर में तो ये भी देखा जाता है कि क्या उसके पास एक ऑफिसर बनने का एटीट्यूड है, क्या उस पर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, क्या वो एक टीम स्पिरिटेड आदमी है, क्या वो अपने इंटरेस्ट को दूसरों के इंटरेस्ट से ऊपर रखता है, हैज़ ही गॉट इफेक्टिव इंटेलिजेंस, डज ही हैव सोशल अडेप्टेबिलिटी। ये सब गुण होने पर ही उसे सेलेक्ट किया जाता है। और सैनिक को भी उसकी फिटनेस पे, उसके मतलब पढ़ाई का भी उस पर अभी काफ़ी टफ हो गया है। रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, काफ़ी फिजिकल टेस्ट होते हैं और लोगों को बड़ी लंबी कशमकश से गुजरना पड़ता है। और वैकेंसीज कम होने की वजह से कई लोग नहीं जा पाते। लेकिन आर्मी में आने की ललक आजकल हर एक युवक में है। होनी भी चाहिए, है ना। देश के लिए मुझे लगता है जीने का, मरने का जज्बा हमेशा हर व्यक्ति में होना चाहिए, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो किसी भी कंट्री का। अगर मैंने सुना कि आप अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करते तो आप किसी से प्यार कर भी नहीं पाओगे कभी, है ना। तो सर अब बात आती है कि जैसे हमने वॉर की बात की, है ना। कभी कभी पाकिस्तान हमें धमकियां देता है कि हम न्यूक्लियस अटैक कर देंगे, हम परमाणु हथियार अटैक कर देंगे। पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि परमाणु हथियार अटैक बेसिकली होता क्या है? शालू, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। शायद मैं उसमें अपनी राय पूरे अच्छे तरीके से नहीं दे पाऊँगा क्योंकि काफ़ी इट्स क्वाइट ए डीप सब्जेक्ट। पर इतना हमें याद रखना चाहिए कि हम दोनों, इंडिया और पाकिस्तान, न्यूक्लियरली आर्म्ड कंट्रीज़ हैं। और इसलिए हमारी दोनों तरफ की लीडरशिप पे ये जिम्मेवारी बनती है कि वो कभी भी ऐसी युद्ध को स्थिति पे ना ले जाएं कि जहाँ पे इसका प्रयोग हुआ। जैसे आपको मालूम होगा कि जहाँ भी इसका प्रयोग हुआ है, हाँ, देश पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल में सिर्फ जापान पे हुआ है ना इसका। हाँ, देखिए जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 6 अगस्त 1945 को हाँ जी, यूएसए ने पहला एटॉमिक बम ड्रॉप किया था हिरोशिमा पे। और उसका नाम था फैट बॉय। और फिर दूसरा बम उसके 4 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे किया गया। तो वो पहले का नाम लिटिल बॉय था और दूसरे का कोड नेम था फैट मैन। हाँ। तो उससे हजारों लाखों लोगों की जानें गई, एक क्षण में, 1 मिनट में ख़त्म हो गई। और उसका प्रभाव, उसकी रेडिएशन का प्रभाव कई पीढ़ियों तक लोगों को सहना पड़ा। अब भी है लोगों में। और कई किस्म से उनको त्रासदी सहनी पड़ी। हमारे देश में भी एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो गैस के लीक हो जाने से कितने लोगों पर उनका इफेक्ट रहा। तो इस तरह से परमाणु युद्ध
बिल्कुल इट्स अ वेरी हॉरिबल Thing. थिंकिंग टू रिसोर्ट टू दैट। Oh. रादर एक अच्छा म्यूचुअल डेटरेंस है जिसकी वजह से उसके बाद कभी हमारे पूरे विश्व में परमाणु युद्ध की बात नहीं हुई, क्योंकि इससे कोई भी नोबडी कैन बी ए विक्टर इन दिस वॉर। इन ए न्यूक्लियर वॉर नोबडी इज ए विक्टर। दोनों तरफ के लोग तबाह होंगे, दोनों तरफ के ये देश बात बिल्कुल तबाह सही है। होंगे। जब न्यूक्लियर अटैक होता है, जब परमाणु हथियार अटैक होते हैं ना, लोगों को लगता है कि ये कुछ खेल है। जब मैं अभी वॉर की स्थिति आई तो मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत सारे मैसेज पढ़े, वॉर होनी चाहिए जी, न्यूक्लियर वॉर होनी चाहिए। इफ़ेक्ट नहीं पता लोगों को, इफ़ेक्ट नहीं पता, तभी वो ऐसी बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल, जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तभी आपको मिसलीड किया जा सकता है। लोग अपने फ़ायदे के लिए आप में कई किस्म के विचार भर देंगे। तो लेकिन मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें न्यूक्लियर वॉर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, चाहे वो छोटे स्तर का टैक्टिकल न्यूक्लियर बम्स की को यूज़ करने की बात हो या बड़े न्यूक्लियर बम्स यूज़ करने की बात हो, क्योंकि इससे इमेंस डैमेज होगा। उस दिन ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हाँ, हो अगर जाएगी। कुछ विश्व युद्ध ऐसा हुआ जिसमें परमाणु अस्त्र यूज़ हुए तो फिर तो ये पूरा संसार एक उसके कगार पे हाँ। आके खड़ा हो जाएगा। हाँ, फिर संसार खत्म है मेरे जी। ख्याल में, है ना। जब इंसानियत, मैं सोचती हूँ, मैं परमाणु युद्ध को ऐसे देखती हूँ, जब इसके बारे में सर्च की क्या होता है, कैसे होता है, आपको ब्रीथिंग तक, आपकी पीढ़ियों से ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आएंगी। आने वाली पीढ़ी, अगर पैदा भी होंगे बच्चे, पहले तो पैदा ही नहीं होंगे, अगर पैदा होंगे तो वो भी अपाहिज पैदा होंगे, स्पेशल बच्चे पैदा होंगे, बहुत सारे इफेक्ट्स, बहुत सी चीज़ें। बहुत सारा कुछ, Let's पंछी, not dwell on this, हाँ। बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है, ये बहुत जिससे वास्ट कि है ना। आपको बहुत पर एक चीज़ जाननी है सर मुझे, इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को, या फिर मुझे खुद भी क्यूरियोसिटी इस चीज़ को जानने की। जब हम सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को इस चीज़ का पता है कि न्यूक्लियर से इतना सारा कुछ डैमेज हो सकता है, इवन के न्यूक्लियर बम के अलग अलग हर एक देश में वो पावरफुल देश माना जाता है जहाँ पे परमाणु हथियार हैं, है ना। वो कभी भी लीक भी कर सकते हैं, कहते हैं कई बार भी वो लीक भी हो सकते हैं, है ना। तो फिर इतना डेंजरस हम लेकर घूमते क्यों हैं, ये ज़रूरी क्यों है इतने? शालू, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत पैदा करे। हर इंसान चाहता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बने ताकि वो दूसरों पर अपना अधिकार जमा सके, चाहे वो व्यक्तिगत रूप पे हो या एक सामूहिक तौर पे। उस तरह से जो देश जिस तरीके से दूसरे देशों का शोषण करते थे, पहले उनकी कॉलोनीज थी, फिर उससे हम उभरे, तो जब थोड़ा बहुत प्रजातंत्र पूरे विश्व में फैला, पर अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि उनकी हेगेमनी पूरे संसार में बनी रहे, जो हमेशा लड़ाई कराने पे तत्पर रहते हैं। अब यूएसएसआर और यूक्रेन की वार पिछले 3 सालों से चल रही है, हजारों लोग मर चुके हैं। उसी तरीके से गाजा में इजराइल और हमस के बीच में युद्ध हो रहा है, हजारों लोग मर चुके हैं, पर कोई इसके बारे में ज़्यादा चिंतित है ही नहीं। ह्यूमैनिटी जो है वो एक किस्म से सुन्न हो चुकी है दूसरों के दुखों से। यू ओनली फील व्हेन इट पिंचेस यू। ये बात बिल्कुल सही बोली। मैंने बहुत फॉलो किया यूक्रेन का युद्ध ना शुरू में, पर अब मैं भी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, है ना। मुझे लगता था कि ये ख़त्म हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा, आज ख़त्म हो जाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो सेंसिटिव हैं इन चीज़ों को लेके, तो पर ये ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, आज तक भी नहीं ख़त्म हुआ, है ना। क्या ये हमें थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ लेके जा रहे हैं? नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की चांसेस तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें जिन लोगों के पास खाने पीने को है, जो अपना हथियार बेचना चाहते हैं, वो इस बात को चाहते हैं कि इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहें। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, इसके पीछे भी राजनीति, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी कई एक चीज़ें हुई, जैसे वियतनाम वार हुआ, अफगानिस्तान वार हुआ, अभी यूएसए यूक्रेन, हमारे भारत पाकिस्तान में 3-4 राउंड हो चुके हैं युद्ध के, और छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर देशों में हुई हैं। तो वो इसलिए होती है कि इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी टू काइंड ऑफ सबजुगेट द अदर पीपल,
हम इससे बच सकें और एक इंसानियत के नाम पर एक अच्छे रिलेशन, चाहे वो आपके समाज में पड़ोसियों से हो, चाहे on the level of country it should be with your neighboring country, and then there should be overall progress of the humanity, isn't it? I think humanity is the most powerful rather than everything ना. Yes, why not? Because भगवान ने तो ये नहीं चाहा ना कि नहीं. हम आपस में लड़ें. कभी भी नहीं. भगवान ने तो इंसान को इंसान बनाया. ये तो हमने किसी को हिंदू किसी को मुसलमान बनाया. यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना. मुझे लगता है ये चीज़ मैं भी कभी कभी फील करती हूँ कि इंसानियत होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बहुत बहुत सेकेंडरी है. इवन मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू एक चीज़ हमेशा रखती हूँ लोगों के सामने. आवर लाइफ इज़ अ वेरी स्मॉल. ये करोड़ों सालों की कायनात में हम थोड़े से साल जीने आए हैं. थोड़ी सी उम्र है हमारी, 60 70 80 साल, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं. उसको हम कितना चेयरफुल, कितना इंजॉयमेंट से, कितना प्यार से एक दूसरे से जी सकते हैं. पर क्यों लड़ाइयाँ, क्यों वॉर्स, क्यों? मैं तो कहती हूँ लड़ाई वॉर तो बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ. मैं तो कहती हूँ कि आपके नेबरहुड में भी लड़ाई. मैं भी आपके विचारों से बहुत सीख रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपके दिल में सिर्फ एक पॉडकास्टर नहीं बल्कि एक स्त्री का दिल है आपके मन में, जो बिल्कुल दया और उस शांति को चाहता है. पर हाँ, मैं काली भी बन जाती हूँ सर जब कभी अन्याय होता है. वो भी चीज़ है. मुझे अन्याय भी नहीं सहना. मुझे रूल एंड रेगुलेशंस पसंद हैं. मतलब जो भी है मुझे लगता है कि वो भी ज़रूरी है कि आपको अपने रूल एंड रेगुलेशन, चाहे सोसाइटी, चाहे समाज, चाहे देश के लिए ज़रूर चाहिए, है ना. तो अब हम बात करते हैं. मुझे एक चीज़ और जाननी है सर. मेरे अंदर एक चीज़ की और क्यूरियोसिटी है. मैंने आपको पहले ही बताया था पॉडकास्ट शुरू होने से कि मेरे दिल के बहुत क्लोज़ हैं. एक आर्मी ऑफिसर हैं जो कर्नल हैं, जो कि इस टाइम युद्ध में भी हैं. वो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं. मतलब मुझे उनसे मिल के बातें करके बहुत अच्छा लगता है. आज मुझे वैसा ही मज़ा आ रहा है आपसे. मुझे एक चीज़ जाननी है. जब वॉर हो रही होती है ना, युद्ध हो रहा होता है, तो गोलियां इधर से भी आ रही होती हैं, उधर से भी आ रही होती हैं, चाहे किसी भी कंट्री का हो. आपने तो खुद देखा भी है युद्ध, है ना. तो क्या होता है कि उस टाइम सिर्फ गोलियां बज रही होती हैं कि एक आर्मी ऑफिसर या आर्मी वाले के मन में हो रहा होता है कि बचना भी है साथ में. ये होता है क्या? देखिए, सेल्फ सर्वाइवल एंड सेल्फ प्रोटेक्शन इज द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट. कि हर एक आदमी अपनी रक्षा करना चाहता है और उसके लिए उसको अगर दूसरे को मारना पड़े तो उसको मारता है. हम दूसरे सरहद के पार उस सैनिक को इसलिए मारते हैं कि अगर हम ना मारेंगे तो वो हमें मार देगा. तो अपने बचाव के लिए हम उसको मार देते हैं. अदरवाइज वी, लाइक यू सेड, कि वी हैव नो एनिमिटी विद हिम. हम उसे जानते भी नहीं, ना उससे हमारी कोई दुश्मनी है. लेकिन कई बार इस तरह के लिए और कई बार एक झूठा उन्माद जो हमारे दिल में आता है, उसके लिए आप कह सकते हैं इसे नेशनलिज्म कह दीजिए या हाइपर नेशनलिज्म कह दीजिए. तो इस हिसाब से कई बार कई चीज़ें जो हैं हम करते हैं वो ना चाहते हुए भी करते हैं. ये बिल्कुल बात, मुझे लगता है बिल्कुल जेन्युइन बात बोली आपने. जब आर्मी में आप काम करते हो, जब युद्ध हो रहा होता है, जब आर्मी के कुछ जवान शहीद हो रहे होते हैं, क्या उस टाइम जो दूसरे जवान जो युद्ध लड़ रहे होते हैं, क्या वो इमोशनल होते हैं उस टाइम? इमोशनल किस चीज़ के लिए? उस वक्त तो हमारे पास सिर्फ एक ही एम होता है कि हम किस तरीके से अपनी विजय हासिल करें, अपनी जीत हासिल करें. और जो एम या टास्क हमें मिला है हमारे सीनियर्स से, उसको पूरा करें. चाहे वो सीमा को पार करके उस तरफ की ज़मीन हथियाने का हो, या उनके अस्त्र शस्त्र नष्ट करने का हो, उनके सिपाहियों को या उनके ठिकानों को बर्बाद करने का हो. तो उस वक्त तो हम पूरे जोश में होते हैं इस काम को करने के लिए. उस समय हमारे लिए कोई इमोशंस की कोई जगह ही नहीं रहती. तो मुझे कई बार लगता है कि उस टाइम भी क्या होता है, इमोशंस तो नहीं जाग जाते हैं कई बार कि कोई मर रहा है, आपका दोस्त है, आपको पता चल गया कि उसको गोली लग गई है. तो उस टाइम मतलब कितना वो होता है कि उसको गोली लगी है, उसको बचाने की बजाय सामने वाले को मारना ज़रूरी है. ये देखिए बड़ा शालू, ये जो मैकेनिक्स है वॉर की या छोटे बैटल की, वो शायद जब तक हम उसमें ना हो या हमने जब शरीक ना किया हो, कोई बाहर से कोई उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता.
अब मैं जानना चाहूँगी रिटायरमेंट के बाद आपने क्या क्या हॉबीज़ पाली, क्या क्या काम किया उसके बाद? रिटायरमेंट के बाद काफ़ी खालीपन का आभास हुआ, काफ़ी समय आया हाथ में, तो मैंने कुछ एक साल तो लोगों को एक यूनिवर्सिटी के साथ मैं जुड़ गया। और वहाँ पे मैंने एकेडमिक तौर पे लोगों की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए काम किया। तो 8-10 साल करने के बाद फिर हमें और भी मौका मिला, तो अब मैं आजकल एक्चुअली मैं बहुत अशांत सा व्यक्ति हूँ कि कभी कुछ काम ले लेता हूँ, कभी कुछ काम ले लेता हूँ पर नहीं लग रहे हो। उसे पूरा नहीं कर पाता। आजकल ब्लॉगिंग भी करना चाहता हूँ, कविताएं भी लिखना चाहता हूँ, कविताएं लिखता हूँ मैं। तो सर आप प्लीज कुछ कविताएं कहो जो आपके दिल के बहुत बहुत क्लोज हो। अब एकदम से तो याद नहीं आएगी कि मैंने क्या, काफी कुछ लिखा है। नहीं, कुछ जो भी मैम के लिए लिखा हो कुछ। वो मैम के लिए, अच्छा। मेरा तेरा बंधन जन्म जन्मांतर का बंधन, तो प्रभात पाक से बोली इस जन्म का टूटे तब ना। बहुत सही, पर बहुत मीनिंगफुल ना। मतलब मुझे लगता है जन्म तो नहीं मुझे पता होता, पर ये है कि कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि इस इंसान के साथ आपका वाकई जन्म जन्म का रिश्ता है ना। वो चीज़ मुझे बड़ी जल्दी महसूस होती है सर। कुछ और सुनाइए सर, 1-2 लाइनें। कई बार मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा कि उनको देखते ही मेरी नज़र रुक गई, उनको देखते ही मेरी नज़र रुक गई, न जाने उनकी अदा कैसे मुझ पर असर कर गई। ओह वाह। न जाने उनकी अदा कैसे मुझ पर असर कर गई। इस तरह की अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे मैंने लगता है इसके ऊपर एक और कुछ एक लाइनें पॉडकास्ट याद बनना चाहिए। पुख्ता तो कर लिया था मैंने उनसे कि उनसे जाकर क्या कहना है। पुख्ता तो कर लिया था मैंने कि उनसे जाकर क्या कहना है, लेकिन जब मुखातिब हुए तो बात ही बदल गई। ओह। मतलब आई लव योर वे। मतलब एक आर्मी ऑफिसर इतना रोमांटिक हो सकता है, वो भी इस स्टेज में आके, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे और भी 1-2 पॉइंट सुनाइए सर। अभी हाल ही के मैं बताता हूँ। हाँ। ये कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी घूमने, मैं यहाँ था, तो मैंने एक कविता लिखी इनके नाम पर। कल रात तेरी याद में बहुत रोया मैं, कल रात तेरी याद में बहुत रोया मैं, मन हल्का हुआ ना हुआ, आंखें पाक हो गई। खबरें पढ़ते सुबह तेरी याद फिर उभर आई, अखबार का पन्ना भी खुद ब खुद पलट गया। तुम गई हो और जल्द लौटोगी, इस बात का यकीन है मुझे, सिहर उठता हूँ ये सोच जब तुम जाकर ना लौटोगी। मेरा तेरा बंधन है जन्म जन्मांतर का बंधन, मन कहे है ठान ले तुम 7 जन्म मिलोगी। हाँ, जुदाई में फैल गई हैं दर्द की कठिन राहें, बढ़ता ही गया दर्द तेरी यादों से मोहलत नहीं मिली। घर बिखरा मिलेगा तू मुझ पर खफा ना होना, जब तुम आओगी तो घर बिखरा मिलेगा तुम मुझ पर खफा ना होना, काम रह गए बहुत तेरे ख्यालों से फुर्सत ना मिली। नहीं, बहुत अच्छा सर। कल रात तेरी याद में बहुत रोया मैं, मन हल्का हुआ ना हुआ, आंखें पाक हो गई। मुझे अब आपके लव लेटर्स के बारे में जानना है, जो मुझे पता चला है कि आपने बहुत सारे लव लेटर्स भी लिखे हैं मैम को। नहीं, हमारे कोर्टशिप के दौरान जब मैं सगाई करके गया, और इससे पहले कि मैं उस मिशन पे ना गया हूँ, तो उसमें कोई शायद 3-4 महीने का वक्फा था। हाँ जी। तो उसमें मैं हर दिन इसे शायद एक चिट्ठी लिखता था। शायद वो भी एक बॉन्ड बन गया था ना, इमोशनल। हाँ। उसके कारण भी कहीं ना कहीं मैम आपके साथ मजबूती से खड़ी रही, शायद, है ना। वो कहीं ना कहीं बॉन्ड तो वही था जो ये लेटर तो आपको था। उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या चीज़ थी जो जिसके कारण। मैं भी कई बार हैरान रहता हूँ इस बात को कि मैंने उसे एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि मेरे साथ ये हादसा हो चुका है और अब तुम चाहो तो मुझे ठुकरा सकती हो। बहुत मतलब इमोशनल होगी वो तो। फिर उनका लेटर का जवाब आया उसका? आया तो था। और क्या था वो जवाब? मुझे याद नहीं आता क्या कहा उन्होंने, लेकिन पर कंक्लूजन तो होगा आपके पास। कंक्लूजन तो होगा। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ भी हो, मैं अब आपके साथ हूँ, पूरा जीवन साथ काटेंगे, सब साथ में सुख दुख साथ में भोगेंगे, तुम
लगता है कि शायद मैंने उन्हें निराश ना किया हो और उन्होंने तो मुझे किया ही नहीं। सर एक चीज़ जाननी है मुझे यहाँ पे, जब लव लेटर्स की बात आई है ना कि आपने अपनी वाइफ के लिए लव लेटर्स लिखे है ना, मेरे हस्बैंड ने आज तक सिर्फ एक ही लव लेटर लिखा है मेरे लिए, वो भी वैलेंटाइन डे के दिन, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन के बहुत सारे और चीज़ें हो गई। पर मुझे लगता था कि जो लेटर्स लिखना, जो उसमें अपनी फीलिंग्स लिखना, वो जितना मज़ेदार होता था वो उतना मज़ेदार आजकल फ़ोन या फिर वीडियो चैट नहीं है। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो उस समय जो जिस ख्यालों से, जिन भावनाओं के साथ आप अपने विचार लिखते थे, हाँ जी। वो शायद आजकल की डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है। और उससे वो परिपक्वता नहीं पैदा होती जो हमारे वक्त पे थी। हमारे युग की, हमारी जनरेशन की ये सबसे बड़ी विरासत है जो हम संभाले हुए हैं। तो अब आज भी मैम के पास आपके सारे लव लेटर्स हैं? हाँ, पढ़े हुए हैं अभी तक उनको। तो कभी कभी देख के, खोल के उनको, तो मुस्कुराहट आती है चेहरे पे एक अच्छी सी। और कई बार अपनी गलती का एहसास भी होता है। क्या थी वो गलती? मैं मजाक कर रहा हूँ। पर मुझे एक चीज़ जाननी है कि अब लव लेटर में कैसे लिखते, थोड़ा सा तो बताइए, और अब आज की जनरेशन के लिए। कि जो भी उनके मन में ख्याल, मतलब मेरे मन में उनके लिए ख्याल आता था, तो मैं एक बार मैंने उन्हें लिखा था कि प्रभा न ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, सुबह चाय की प्याली में दिन भर की समस्याओं का तैरना कैसा होगा, ये कैसा होगा, क्या तुम भी ये समझती हो कि ये कैसा होगा, कैसा होगा। ऐसा करके आने वाले जीवन के बारे में हम सोचते थे और कहते थे कि हम इस तरह का जीवन बिताएंगे और तुम्हारा मेरे जीवन में आना कितना ज़रूरी है और मैं किस तरह से तुम्हें प्यार दे पाऊँगा। इस तरह की बातें होती थी। वो उतना नहीं लिख पाती थी क्योंकि शायद वो उतनी वो लड़कियों में तो थोड़ी शाइनेस रहती है ना, ओपननेस नहीं होती है। तो शायद मेरे लेटर्स को पढ़ पढ़ के उसे भी काफ़ी प्यार हो गया था आपसे, तभी उनका वो फैसला अटल और अड़ल रहा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल आज ठीक एनालाइज किया और मुझे भी अभी लगा कि शायद उन्हीं कविताओं का असर है। हाँ, जो वो आज भी आपके साथ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने सुना है, मैंने ऑब्जर्व भी किया ये चीज़ के ऊपर, मैं ज़रूर 2 मिनट लूँगी आपके, कि जो लाइफ में है ना, लव बिगेट्स लव। मेरी मम्मा अक्सर कहती थी कि अगर आप सामने वाले के बारे में बुरा सोच रहे हो ना, उसके दिमाग में पहले आ जाएगा, अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो वो भी पहले आ जाएगा। इसलिए प्यार तो तब आ ही जाता है जब प्यार से आप सोचते हो दूसरे के बारे में, है ना। तो प्यार ये नहीं होता कि सामने ही इंसान हो तब होता है। हमारे बच्चे दुनिया में किसी भी कोने में रहे तब भी हम उनसे प्यार करते हैं। तुमसे ज़्यादा और अच्छा कौन समझ सकता है, समझ सकता है। सर आजकल आप क्या कर रहे हो? आजकल ज़्यादातर समय तो अपने आप को फिजिकली फिट रखने में और फिर थोड़ा बहुत भगवान को याद करने में जाता है। साथ में मैं कोशिश करता हूँ कि जो नई हॉबीज़ मैंने सीखी हैं उनको मैं डेवलप कर सकूँ, ब्लॉगिंग और राइटिंग पोइम्स, पोइट्री, और अभी मैंने कुछ एक न्यूज़पेपर में भी मेडल्स वगैरह देना शुरू कर दिए हैं। दो आई एम स्टार्टिंग इट वेरी लेट बट आई एम श्योर दैट I'll be able to make a mark there also. But at the same time, I want to utilize my time in some social service so that I make a meaningful contribution to the society. बहुत अच्छा लगा सर। सर मेरे को ना एक और चीज़ पूछनी है जाते जाते आपसे, ब्लॉगिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? लिखने की आदत है, तो जो भी विचार मन में उभरते हैं उनको मैं शब्दों में ढाल देता हूँ और फिर चाहता हूँ कि लोग भी उसे देखें, समझें या फिर उस पर अपने विचार दें। अभी तक मैंने ज़्यादा ब्लॉग्स लिखे नहीं हैं, लेकिन लिख के फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर दूसरे कामों में लग जाता हूँ, कभी शेयर मार्केट का भी ख्याल आ जाता है। तो इस तरह से दुनिया दिन बीते जा रहे हैं, लेकिन मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो मुझे इस बात की अकल दे कि मैं बेकार के कामों को छोड़कर सही कामों में मेरा समय बीते। सही काम भक्ति है सर। जो मज़ा मुझे लगता है, मैं स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर एक क्वेश्चन लेती हूँ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में मैं जानना चाहती हूँ आपकी। हाँ, ये एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है।
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतना सब कुछ जो मेरे साथ घटा और उससे जो मैं उभरा, उसमें उस परवरदिगार, उस भगवान का बहुत ज़्यादा सहयोग है। सब उसकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन मैं उस भगवान को उस रूप में नहीं देखना चाहता हूँ। एक बड़ा अच्छा मुझे वो शेर याद आ रहा है। हाँ। कभी काबे की हवस, कभी कुएं बुता की, कभी काबे की हवस, कभी कुएं बुता की, मुझे नहीं मालूम मेरी मिट्टी कहाँ की। बहुत अच्छा। तो मैं भगवान को एक निराकार रूप में देखना चाहता हूँ। उसके लिए एक बड़ी गज़ल है जो उसको मैं हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ। कभी है हकीकत मुंतजर, नजर आ लिबास मजार पे, कि हजारों सजदे तड़फ रहे मेरी नबी ने न्याज में। जो मैं शब्द सजदा हुआ तो जमी से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो भगवान को किसी मंदिर में नहीं पाया जा सकता। नहीं, मैं मानती किसी मूर्ति के आगे खड़े होकर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान तुम्हारे अंदर है, उसको ढूंढना है आपने। वही और सबसे वो बड़ा किस रूप में है, आप उसके कितने नज़दीक जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, क्या चीज़ें आपको रोकती हैं, कैसे आप अपने मन माया मोह से उभरोगे, इन चीज़ों पे विचार करता रहता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा सर। आज मतलब मुझे मज़ा आ गया। मुझे लगता है कि हर एक इंसान की ना जर्नी होती है एक, है ना। उस जर्नी में मुझे लगता है जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द, मतलब आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा अंश होता है जिस पे हम बात ही नहीं करना चाहते। आप कितने क्लोज हो उस भगवान के, कितने क्लोज हो उस वाहिगुरु के, कितना मैं हर इंसान में भगवान ढूंढ लेती हूँ। मैं तो इतना नज़दीक होना चाहता हूँ कि वो मेरे सांसों से भी ज़्यादा नज़दीक हो मुझे। आप बिलीव करोगे, मैं प्रेयर करती हूँ डेली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक चीज़ चाहिए, बस मैं तेरे प्यार में रंग जाऊँ, मुझे तेरे अलावा किसी और से प्यार रहे ही ना। वो तो है, वो तो है। मैंने उस लेवल तक भगवान को पाके देखा है सर, रियलिटी में। अच्छा, बहुत अच्छा। पर घर वाले डर जाते हैं। आप बिल्कुल, आप बहुत आगे पहुंच चुकी हैं। आप कोशिश करते रहें, पर आप उन्हें पूरा प्राप्त कर लेंगे। पर सर वही मज़ा है, मुझे लगता है एम ऑफ लाइफ तो वही है कहीं ना कहीं। एट द एंड ऑफ द डे आपका एम तो वही है। आई मस्ट से यू आर ए वीमेन ऑफ सब्सटेंस, यू हैव लॉट ऑफ प्योर एंड गुड आइडियाज़। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। और सबसे बड़ी बात, आज मुझे आपकी लव स्टोरी को जानकर, आर्मी के बारे में जानकर बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। और कुछ एक बातें जो मैं अपने लिए अपने आप नहीं जानता था वो आज आपने कुरेद कर मुझसे पूछ लिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पे आपको हम बनाते हैं आपके ही जीवन का मास्टर।